हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सक्सेस पैथोलॉजी क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक शॉर्ट सा वीडियो आपको बना के दूंगा जिसमें बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना चाहिए। और उसके बारे में हम फटाफट बात कर लेंगे। तो दो तीन चीजें मैं आपको विशेषकर पहले बता देता हूँ। हालांकि आप सभी के पास पीडीएफ उपलब्ध है और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स लापरवाह हैं सारे कि जो पीडीएफ पढ़ते नहीं होंगे। हाँ, ये बात है कि पूरा पीडीएफ कई लोग नहीं पढ़ते हैं। तो दो चार बात इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप लोगों को सबको पता ही है 15 तारीख से डेट जो है चालू हो गई फॉर्म भरने की। और जो लास्ट डेट रहेगी वो 29 तक रहने वाली है। ठीक है। तो फॉर्म भरने की डेट जो है हमारी 15 से लेकर 29 तारीख तक है। ये इसके बीच में आप लोगों को फॉर्म भरना है। इसके अलावा किसी के फॉर्म तो उसको सुधार करवाया जा सकता है, लेकिन आप लोग को मैंने शुरू में ही एक चीज बोली हुई थी कि सबसे अच्छा तरीका क्या है कि थोड़ा सा रुक के आपको फॉर्म भरना चाहिए, जिससे कि जैसे अन्य साथी हैं अगर वो भरेंगे आपके, या फिर जो साइबर कैफे वाला भाई फिर उसने किसी वजह से उसको फॉर्म भरने में गलती हो रही है, तो आपके फॉर्म में से गलती नहीं होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा रुक के भरना चाहिए, थोड़ा मेड में भरना चाहिए। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने देखा एकदम हड़बड़ाहट रहती है, आज ही जाके भर दें। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने खुद का फॉर्म अपने लास्ट डेट पे भरा हुआ मेरा फॉर्म है, और मेरे रिजल्ट्स भी आप सबको पता है। तो रिजल्ट्स कहीं से भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ एक बात और बात क्लियर कर दूं कि ना ही सेंटर से कोई फर्क पड़ता है इस मामले में। ठीक है। तो दोनों चीजों से किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपका। ना सेंटर का फर्क पड़ता है, और ना ही सेंटर का फर्क पड़ने वाला है आपका, और ना ही आपका इस चीज का फर्क पड़ने वाला है कि आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि 17 तारीख से जो है दिया हुआ है जिस हिसाब से, तो 17 जून से हमारे क्या होंगे, पेपर होना शुरू हो जाएंगे। दो पाली में पेपर होने हैं वाले हैं हमारे। दो पाली में हमारे पेपर होने वाले हैं, आप सभी को पता है कि 9 से 11 रहेगा जहां तक एक का टाइमिंग, और दूसरे का टाइमिंग रहेगा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो किसी का किसी भी पाली में फंस सकता है, चीजें बात की बात है। अब इम्पोर्टेंट चीज और एक दो चीज और हैं जो बता दूं, खासतौर पे से कई संविदा वाले होंगे और कई फ्रेशर्स हैं। तो संविदा वालों के लिए क्या है, जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स के लिए एज जो है वो रहने वाली है 40 साल। तो 18 से 40 बेसिकली लिखा है, पर आप 18 से ऊपर तो सभी हो गए होंगे। तो 14 ईयर्स तक के एज वाले जो लोग, उन्हीं के लिए बस 5 साल का रिलैक्सेशन होने वाला है। बाकी जिनकी सर्विस 5 साल की नहीं हुई है, उनके लिए किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं है, और ना ही उनके लिए कोई भी प्रकार की जो छूट है हमारे संविदा वालों के, या जो सीट्स होती हैं वो मिलने वाली है। तो एक चीज आप दिमाग में क्लियर कर लें कि अगर आपकी संविदा की नौकरी 1 साल की है, 2 साल की है, तो आपके लिए कोई काम की नहीं है। आप एक तरह से फ्रेशर स्टूडेंट है। अगर आपकी 5 साल की सर्विस हो जाएगी तभी आपको इस संविदा वाला लाभ मिलेगा कि 5 साल की सर्वे का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है। तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए 18 से 40 साल तक की एज है, और जो हमारे संविदा वाले भाई लोग हैं उनके लिए 18 से लेके, मैंने भी हैं उनके लिए 18 से लेके 45 साल तक है। मतलब 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो जिनकी भी एज ज्यादा हो गई वो डेफिनेटली इस बार का फॉर्म भरे, क्योंकि आखिरी आखिरी का टाइम चल रहा है लगभग। तो कहीं ना कहीं उनके पास एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, खासतौर पे दो कैटेगरी को अगर बिलोंग कर रहे हैं। दो तीन कैसे एसएफएससी का थोड़ा सा इशू है, कहीं ना कहीं सीट्स कम है। अदरवाइज अगर अब ईडब्ल्यूएस की भी बहुत सारी पोस्ट है इस बार, बहुत ही ज्यादा पोस्ट है। ओबीसी भी काफी सफिशिएंट पोस्ट है, एसटी की भी सफिशिएंट पोस्ट है। तो एससी का ही एक्चुअल में पोस्ट कम है। ठीक है, लेकिन रहने लेनी तो एक ही पोस्ट है ना हमें, कहीं ना कहीं। तो दूसरी चीज ये हो गई, आपको ऐसे छोटी छोटी बातों का बस में मैं जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ। इसके अलावा बात करी जाए तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि फॉर्म किसी भी ऐसी शॉप से डलवाइए, भले ही आपको दूर जाना पड़े। ऐसी शॉप से डलवाइए जो कि साइबर कैफे, मतलब कहने की बात है कि जो कि कहीं अच्छा फॉर्म डालता हो, आपको पता हो कि नहीं यहाँ पे डलता है, तो भले ही आप 10 किलोमीटर का ट्रेवल करके डलवाना पड़े फॉर्म, लेकिन डलवाइए। क्योंकि एक चीज मैंने और नोटिस करी कि जो दूर दराज वाले एरिया वाले लोग हैं, उनके यहाँ पे लोकल तौर पे कोई साइबर कैफे खोल लेता है और बच्चे वहां पे जाके अपने फॉर्म डलवा लेते हैं, जिस वजह से गलतियां बहुत होती हैं। क्योंकि उनको फॉर्म भरते आता नहीं है, पहले उनने फॉर्म भरा नहीं हुआ होता है, और वो ठीक से फॉर्म नहीं भर पाते हैं, जिस वजह से आपके साथ बाद में हो जाती है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि देखिए, सबको पता है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है कि बहुत ही लिमिटेड लोगों का सिलेक्शन होता है।
और क्या है, फॉर्म गलत भी भर जाता है तो पता ही नहीं चलता, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनके साथ समस्या क्या होती है, और बाद में एक एक चीज डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा चीजें ध्यान रखी जाती हैं, इस वजह से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अब और हम बात कर लें तो जो आपका एग्जाम होना है वो होगा 100 नंबर का। तो 100 नंबर में डिवाइड किया गया है 25 और 75 को, जैसे कि पहले डिवाइड किया जाता था कि 25 नंबर का आपको क्या पूछेंगे, जो बाकी चीजें होती थी, जैसे कि हम मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आप सभी ने देखा होगा, सामान्य ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान विज्ञान, समान अभिरुचि, मतलब कि जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इस तरह की चीजें आपसे पूछने के लिए बोला गया है 25 नंबर के उसमें। और 75 नंबर में बोला गया है कि 75 नंबर में आपका जो भी टेक्निकल फील्ड है उससे पूछा जाने वाला है। अब एक समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि अगर आप देखेंगे तो दिक्कत यहाँ पे आ जाती है घूम करके कि तो सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस तो सही दिया हुआ है, लास्ट टाइम की तरह ही सिलेबस सही दिया हुआ है आपको, लेकिन समस्या वहां पे आ रही है कि लास्ट टाइम के पेपर में कुछ यहाँ वहाँ की चीजें पूछी गई थी, और उसके लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि किस प्रकार से इस बार तैयारियां करनी है आपको, कि पहले से आप जीएस और जीके सब क्वेश्चन जो है लूसेंट से पढ़ना शुरू करें। इसके अलावा क्या करना है कि बाद में तो हम पढ़ाई देंगे, जब हमारा सिलेबस हम फटाफट कंप्लीट करा रहे हैं तो उसको कंप्लीट करा देंगे। चलिए आगे बात करेंगे। तो आपके लिए फिर जो इसमें, हाँ, तो काम की बात ऐसी है कि सबको पता ही होगा कि कैटेगरी वाइज कितने कितने प्रतिशत दिया जा रहा है। तो कैटेगरी वाइज देखा जाएगा तो 10% दिया जा रहा है ईडब्ल्यूएस वालों को। इस प्रकार से कोटा है, अदरवाइज बात करें तो 10% ईडब्ल्यूएस वालों को है, 27% ओबीसी को है, 20% एसटी को, 16% एससी वालों को है। लेकिन जो क्लियर कर दूं एक बात दिमाग में, कि जो पोस्ट आप देख रहे हैं ऊपर नीचे, वो इसलिए ऐसी ऊपर नीचे होती है, जैसे 117 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की है, सिर्फ ओबीसी की बहुत पोस्ट है संचनालय में देखी जाएगा तो 85 के अराउंड। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में कि ये रोस्टर के अकॉर्डिंग चीजें होती है। रोस्टर का कहलाता है कि पूरे एमपी में जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, उस नंबर ऑफ सीट्स पे एक्चुअल में क्या है, पहले से ही दूसरी कैटेगरी के लोग जो हैं, जैसे कि पहले एससी की सीट ज्यादा आई होगी एक समय पे, हो सकता है, या एससी के लोगों को पहले ज्यादा डायरेक्ट ले लिया गया होगा, या कुछ भी चीजें हो सकती है उस समय पे। तो इस वजह से अभी एससी की सीटें आपको कम देखने के लिए मिल रही है। ईडब्ल्यूएस नया नया अभी जन्मा है, कहीं ना कहीं 2-3 साल हो रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे। ये हमारे काम की कोई है नहीं चीज, जैसे कि आपके काम की जो चीज है वो है, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, सीट में क्या हुआ है कि 2 बार हमारा, एक बार अपडेट आ चुका है, एक बार हमारा पीडीएफ आया था, एक बार और अपडेट आया जिसमें कुछ नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है यही, फॉर्म भरने वाली जो कला है, वो वाली बात हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी को हमें कहीं ना कहीं समझना है। क्या हुआ है कि लास्ट टाइम भी एक स्टूडेंट है जिन्होंने क्या किया है कि फॉर्म भरने में गलत किया है, उसका सिलेक्शन भी हुआ, बहुत अच्छे मार्क्स होने की वजह से भी असिस्टेंट की पोस्ट मिली है उसको। तो वो गलती की नहीं करनी है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आप उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना है, लेकिन मैं आपको कोड दे दूंगा भले ही, और उसको भी आप थोड़ा सा डीएनएच करिएगा अपने हिसाब से। तो पहला पॉइंट आता है हमारा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं है, और बाद में फिर बोलते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि मेडिकल कॉलेजेस है हमारे, लिखा है मेडिकल कॉलेज वर्सेस संचनालय। तो फटाफट समझ लीजिए, जिनको नहीं पता है, जिन कई लोगों को पता भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को चीजें कहीं नहीं पता होती है, जो फील्ड में रहते हैं, जिनको जिनके में कुछ और पुराने भाई बंधु हैं, कोई बताने वाला है, तो पता होगा। तो लिखा है मेडिकल कॉलेज वर्सेस संचालय। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि गिनी चुनी चीजों में अगर हम देखेंगे तो हो क्या रहा है कि संजनाली की पोस्ट बहुत ज्यादा आई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सारे के सारे ही क्या है, मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे, उसमें आपको सीट देखने के लिए मिलती है। ठीक है। तो अगर टेक्नीशियन की बात करें, इसके अलावा टेक्नीशियन की आपको सीट कहाँ देखने मिलेगी, भोपाल गेस्ट ट्रेजरी वाला जो है हमारा, गेस्ट ट्रेजरी वाला भोपाल में, वहां पे आपको सीट देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा भोपाल जेल में आपको सीट देखने के लिए मिल रही है, वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं। तो ये वाली जो सीटें हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और जो हमारी संचनालय वाली सीटें हैं या मेडिकल कॉलेज की सीटें, उनमें क्या डिफरेंस है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरते वक्त इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। तो पहले बता दूं, मैं मेडिकल कॉलेज और संचनालय में एक तरह से छोटे छोटे डिफरेंस जो है कि मेडिकल कॉलेज में जितने भी लोग आप लोग चाह रहे हैं कि लेना चाहते हैं कि आपको मेडिकल कॉलेज मिले,
या प्रेफरेंस में भर रहे हैं, उनको एक चीज विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि जो मेडिकल कॉलेजेस में, जैसे कि अपना एनएसयू मेडिकल कॉलेज है, ईशा मेडिकल कॉलेज है, या फिर खंडवा है, शहडोल है, शिवपुरी है, कोई भी मेडिकल कॉलेज है, अगर वहां प्रेफरेंस भर रहे हैं, क्योंकि जब भी अपन फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते वक्त हमें क्या देना, कोडिंग देनी है। कोड देंगे तो हमारे क्या है, प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से अगर हमारे नंबर बहुत अच्छे होते हैं ना, तो हमको क्या किया जाता है कि एक तो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिलती है। पहली चीज आप दिमाग में बैठ लें, क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट देने वाले हैं। अब होगा क्या कि अगर आपने शुरू में क्या कर दिया है, असिस्टेंट की पोस्ट डाल दी है, तो आपको ना वो असिस्टेंट की पोस्ट पहले देंगे, ना कि टेक्नीशियन की पोस्ट देंगे। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट के साथ अपनी क्लास के हो चुका है, तो ये एक विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है कि हमें जब भी हम प्रेफरेंस डाल रहे हैं, तो हमें पहले से प्री डिसाइडेड होना चाहिए, कि ये समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। इस बार जरूर आपको ये देखने को मिला है कि आयुष संचालय में चॉइस फिलिंग मिली है, लेकिन लास्ट टाइम का जो पेपर हुआ है उसमें क्या हुआ था कि छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की वैकेंसी आई थी, आपको याद होगा, और आयुष संचालय की वैकेंसी आई थी। तो जिन्होंने क्या किया है, आयुष संचालय को ऊपर रखा हुआ है। तो आयुष संचालय में पेमेंट कम थी, मैंने उससे भी बताया था, आयुष संचालय की पेमेंट कम है, टेक्नीशियन की भी कम है, और असिस्टेंट वाली भी कम होती है। और जो छिंदवाड़ा था उसकी पेमेंट ज्यादा थी, लेकिन जिसने आयुष संचालय को पहले ऊपर रखा हुआ था, तो उनके साथ क्या हुआ कि आयुष संचालय दिया उनको। अब उनको अगर मेडिकल कॉलेज चाहिए तो मेडिकल कॉलेज मिल नहीं रहा था। इसीलिए ये चीज मैं बता रहा हूँ कि जब फॉर्म भरेंगे तब ध्यान रखना है कि आपको किस तरह की वैकेंसी, मतलब किस तरह की जॉब करना पसंद है। आप मेडिकल कॉलेज में करना चाहते हैं, संचालय के अंतर्गत वाली जॉब करना चाहते हैं, कहाँ जॉब करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो फटाफट समझ लें, पहले मेडिकल कॉलेज और संचालय में आपको डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा। जहां जहां पे संचालय वर्ड लिखा है, जिसमें कि आपको देखने को मिल रहा है कि अनरिजर्व की 7 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस की 17 सीटें हैं, बहुत हाईलाइटेड वाला जो है चीज, वो संचालय वाली पोस्ट क्या कहलाती है, संचालय वाली पोस्ट कहलाती है। भोपाल संचालय लिखा रहता है। बेसिकली क्या होता है, डीएचएस और डीएमई दो वर्ड है हमारे लिए। जो जितने मेडिकल कॉलेज वाले मेडिकल कॉलेज है, वो सब डीएमई के अंतर्गत हम कहते हैं, कहलाते हैं, और जो भी संचालय वो डीएचएस के अंतर्गत कहलाते हैं हमारे। ठीक है, आपने कई लोग के मुझसे सुना होगा। मेडिकल कॉलेज में क्या होगा, मेडिकल कॉलेज वाले जितने भी हैं, अगर आप लोग मेडिकल कॉलेज में प्रेफरेंस देते हैं, भाई दफे आपने शुरू में मेडिकल कॉलेज में प्रेफरेंस दिया हुआ है, संचालय में नहीं दिया हुआ, तो मेडिकल कॉलेज में प्रेफरेंस देने से क्या होगा। पहले के जमाने में 6 मेडिकल कॉलेज थे, आज के जमाने में 10-11 हो गए हैं, अभी तक अभी समय पे हो गए हैं। तो मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं कि आप में से कोई भी है, या फिर मैं अपने आप को एक अभ्यर्थी मान के बताऊं कि मैं फॉर्म भरता हूँ, और मान लीजिए मैं नरसिंहपुर का हूँ। नरसिंहपुर में आज की डेट में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, और इस वजह से मैंने क्या किया कि मैंने मान लीजिए कि एनएसीबी ही नंबर 1 पे डाल दिया अपना, कि एनएसीबी नंबर 1 पे डाल दिया, मैंने टॉप कर लिया और एनएसीबी मुझे मिल गया है। लेकिन होगा क्या कि मैं हूँ नरसिंहपुर का, कहाँ का हूँ मैं, नरसिंहपुर का हूँ मैं, और जो एनएसीबी कॉलेज है, एनएसीबी हमारा मेडिकल कॉलेज पढ़ता है, वो कहाँ पे है, जबलपुर में है। और आज की डेट में आप सभी को पता है कि नरसिंहपुर में कोई भी प्रकार का मेडिकल कॉलेज हमारा उपलब्ध नहीं है। मतलब कि जब तक कोई मेडिकल कॉलेज नरसिंहपुर में नहीं बन जाएगा, तब तक मुझे ट्रांसफर नहीं मिल सकता है। तब तक के लिए मैं चाहे कितनी भी हाथ पांव मार लूं, मेरे को जबलपुर में ही रहना पड़ेगा। तो आपको अगर घर प्रेफरेंस है, आपकी घर पे आप रहना चाहते हैं, घर पे जाना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके खुद के जिले में मेडिकल कॉलेज है या नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कि मेडिकल कॉलेज हो तो आप उसको प्रेफरेंस में रखें। जैसे कि अगर जबलपुर का ही मैं हूँ, जबलपुर में एनएसीबी है, तो मैं उसको नंबर 1 पे रख सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, डीएचएस लिखी हुई है। डीएचएस मतलब संचनालय वाले, संचनालय, ठीक है। डीएचएस कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको पीडीएफ में। संचनालय से क्या मतलब होता है, जो भोपाल संचनालय की सीट होती है, भले उसमें 2 सीट ही क्यों ना है, जैसे कि किसी कैटेगरी में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2 सीटें हैं, जो कि एससी कैटेगरी है, आई थिंक एससी कैटेगरी की 2 सीटें हैं। तो होगा क्या कि अगर सीट कितनी भी है उसमें, अगर 2 सीट भी आपको कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी एमपी में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, भोपाल संचालय से कहने की बात यह नहीं, बहुत लोग जो मेडिकल कॉलेज में मेरे ही जो सीनियर्स या दोस्त काम करते थे, उनको क्या लग रहा था कि जब मैंने मेरा भोपाल संचालय में नाम आया, तो उनको लगा कि मेरे को भोपाल पोस्टिंग मिली। लेकिन भोपाल संचालय से मतलब होता है एमपी में आपको कहीं भी नौकरी मिलेगी। और डीएचएस या संचालय वाली कौन सी पोस्ट कहलाती है, जो आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में देखते हैं लोगों को नौकरी करते हुए, सीएससी में देखते हैं, पीएससी में देखते हैं, सिविल अस्पताल में देखते हैं, वो वाली जो पोस्ट होती है, वो किसके अंतर्गत आती है, संचालय के अंतर्गत आती है। जो कि अभी क्लियर नहीं है कि एमपी में कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग रहने वाली है। मेडिकल कॉलेज की पोस्ट क्लियर है ऑलरेडी आपको दिमाग में कि यहाँ यहाँ पे पोस्ट है, और संचनालय वाली पोस्ट अभी क्लियर नहीं है। लेकिन संचनालय में नौकरी करने से दो प्रॉफिट है हमको। वो क्या प्रॉफिट है, एक तो पहली बात आप समझ गए होंगे कि संचनालय मतलब पूरे एमपी की बात होती है, ठीक है। पूरे एमपी में कहीं भी नौकरी दी जा सकती है आपको। अब एमपी मान लीजिए कहीं भी नौकरी दी गई है आपको, दूसरे जिले में भी दी गई, तो अगर आपके पास अच्छा जुगाड़ है, तो आप ट्रांसफर करा के किसी भी जिले में आप ट्रांसफर ले सकते हैं आज की डेट के हिसाब से।
और अगर आपने मेडिकल कॉलेज ले लिया तो मेडिकल कॉलेज अगर आपने ले लिया है तो अगर छिंदवाड़ा में है आप तो छिंदवाड़ा से जबलपुर आ सकते हैं, छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर नहीं जा सकते किसी हालत में। कहने की बात है कि जहां जहां मेडिकल कॉलेज है आपसे वहां ट्रांसफर ले सकते हैं और कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा आपका। अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश आपके वाइफ या आपके हस्बैंड भी हैं जो होने वाले हैं आगे जाके, तो उनका क्या है, उनका ऐसी जगह पे नौकरी कर रहे हैं जहाँ पे वो भी अगर मान लो अपनी फील्ड जैसे अपनी इसी फील्ड में है जहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है हमारा, तो समस्या ये होगी कि उनको ट्रांसफर नहीं मिल पाएगा या आपको ट्रांसफर नहीं मिल पाएगा की जगह, तब बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन संचालय में थोड़ा सा बेनिफिट जरूर है। इसके अलावा एक चीज और बता दे रहा हूँ कि होता क्या है कि मेडिकल कॉलेज में ना म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। कैसे? क्योंकि अगर उनके पास क्या हो रहा है कि 35 सीट अगर एनईसीबी के पास है तो 35 सीट शहडोल वाले के पास है। तो उनके पास मान लीजिए ओबीसी के 7 सीटें हैं, तो ओबीसी की 7 सीटें सेम 7 सीटें किसके पास होंगी? शहडोल वाले के पास। तो अगर शहडोल का एक बंदा जबलपुर आएगा तो जबलपुर का एक बंदा शहडोल जा सकता है, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होते हैं। इस वजह से भी ट्रांसफर में बहुत दिक्कत होती है। वहीं अगर हम बात करेंगे संचनालय की, संचनालय में बेनिफिट है कि एमपी में क्या है, इतने सारे जिले हैं अपने पास, अगर आप अपने खुद के जिले भी नहीं आ पा रहे किसी वजह से, तो अड़ोसी पड़ोसी जिले तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाएंगे। और उसके बाद आपको जैसे ही मौका मिलेगा या सीट इंक्रीज होती है किसी कारणवश, तो संचनालय के तहत आप क्या करेंगे, अपने जिले में जल्दी पहुंच सकते हैं डीएमए के मुकाबले। इसके अलावा एक और बेनिफिट बता दे रहा हूँ आपको संचनालय का मेडिकल कॉलेज के मुकाबले। वह यह होता है कि जो संचनालय है वहां पे किसी प्रकार का जो महंगाई भत्ता सुनते हैं, गवर्नमेंट महंगाई भत्ता लगाती है, तो महंगाई भत्ता फटाक से मिलता है हमें। दूसरे जो भी बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट देती है वो हमें बहुत ही तेजी से तुरंत उसी महीने से लागू हो जाता है। गवर्नमेंट ने बोला कि जनवरी से देना मतलब जनवरी से देना है, बात खत्म। वहीं डीएमई वाले में या मेडिकल कॉलेजेस में क्या दिक्कत हो रही है कि उनके पास एक पर्टिकुलर फंड आता है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी कहलाती है, जो कि डीम के अंतर्गत जैसे आप देखते हैं चलती है। ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट की ही, लेकिन ऑटोनोमस बॉडी है। इसमें गवर्नमेंट एक तरह से फंड रेस करता है, एक फंड देता है। इसके अलावा क्या है कि साथ ही साथ में इनका खुद का भी फंड जनरेट होता है, जो ओपीडी स्लिप्स होती हैं, जो हमारी भर्ती वर्ती करेंगे, ये सब जो भी सब चीजें करते हैं, उससे इनका खुद का भी जनरेट होता है पैसा, और उससे इन लोग पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट में अगर कमी आपकी, तो इसके पास फंड ही नहीं रहेगा। अगर तो ये फंड नहीं रहता तो ये सैलरी ही नहीं देगा आपको, प्रति मंथ फंड नहीं आएगा, सैलरी नहीं हो सकती है। ऐसा कम ही देखने मिलता है लेकिन होता है। और जो आपका एरियस बनता है, मतलब कि जैसे ये बढ़ा दिया, महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, तो वो एक्स्ट्रा पैसा उसके पास पहले से रहता है, तो वो पैसा भी कभी कभी खा लिया जाता है। ऐसा हुआ है पहले के टाइम पे भी। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ऐसा लॉस देखने के लिए मिल सकता है आपको। अब प्रॉफिट बता दूं, मेडिकल कॉलेज के प्रॉफिट है मेडिकल कॉलेज के, वो भी है, आप सुन लें कि मेडिकल कॉलेज में अगर आप काम करेंगे तो बहुत सारी जो नए वाले हैं उनमें थोड़ा भले ही आपको सीनियरिटीज रहेंगे, अदरवाइज आपको सीनियर्स मिलेंगे मेडिकल कॉलेज में। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत नहीं आएगी। और इसके अलावा क्या है, जैसे विदिशा दतिया में जरूर आएगी, दतिया नया मेडिकल कॉलेज है, वहां पे हो सकता है आपको इंचार्ज बना दिए तो आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, पहली बात। इसके अलावा क्या रहेगा कि मेडिकल कॉलेज जो रहेगा उसमें एक बेनिफिट ये रहेगा कि जैसे किसी किसी को शौक होता है कि भैया बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी लैबों में काम करें, तो थोड़े मेडिकल कॉलेज जो नए बने हैं खासतौर पर भी, वो आपको बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। वहां पे आप बैठ के सेल्फी वेल्फी खींच के दोस्तों को दिखाएंगे तो बोलेंगे वाह बहुत अच्छा ऑफिस है। ऐसे कुछ बेनिफिट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसके अलावा भी मेडिकल कॉलेज में से काम करने के कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं कि हमें जांच वाच करवानी होती है, दवाइयाँ करवानी होती है, तो थोड़े से मेडिकल कॉलेज में ज्यादा अपडेट चीजें देखने को मिल रही हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं कई जगह पे। वहीं आप डीएचएस वाले में क्या है, आपकी थोड़ी पहचान नहीं हो पाएगी, लेकिन ओवरऑल काम हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो आपके मैंने बता दिए लगभग जो प्रॉफिट और लॉस है। मेरे हिसाब से मेरे फर्स्ट टाइम भी थी तब भी मैंने फॉर्म भरते हुए ध्यान रखा था। मैं जबलपुर का हूँ, मैं एनएससी भी मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो भी मैंने संचलाने नंबर वन पे रखा हुआ था। यही सब बेनिफिट्स को देखते हुए मेरे को संचनालय ज्यादा पसंद है कि संचनालय में नौकरी करना। अच्छा, संचनालय में अगर नौकरी करेंगे तो एक दो चीजों का है कि अगर आपको सीएससी पीएससी मिलता है, सिविल अस्पताल मिलता है, टेक्नीशियन के नंबर बहुत कम होते हैं, असिस्टेंट आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे कि कोई आपको असिस्टेंट मिले, अटेंडर मिले, तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है काम की। और डिपेंड करता है आपके यहाँ पे वर्कलोड कितना है। ऐसे भी लोग हैं मेरे पहचान में जिनके यहाँ 10-12 ठो भी ओपीडी है, 10-12 पेशेंट आते हैं एक दिन में, और हमारे यहाँ भी ऐसा है कि हमारे यहाँ 100 से भी ज्यादा पेशेंट पर डे देखने पड़ते हैं। तो वो कुछ अलग बेनिफिट्स लॉस है, तो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से मेडिकल कॉलेज पहले ले सकते हैं या फिर संचनालय ले सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज छोटी मोटी आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बात करना हमारा, कि आपको फॉर्म में कोडिंग किस हिसाब से देनी चाहिए। चलिए तो एक चीज और समझा दूंगा फटाफट आपको। अब क्या हो रहा है कि मैंने प्रेफरेंस बनाया हुआ है वैसे, ओल्ड जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, ओल्ड मेडिकल कॉलेज और न्यू मेडिकल कॉलेज आप लोगों को लगभग पता ही होंगे।
तो ओल्ड मेडिकल कॉलेज है ना, वहां पे अगर आप असिस्टेंट वाली पोस्ट देखेंगे तो असिस्टेंट वाली पोस्ट वहां पे 2800 ग्रेड पे लिखा हुआ है, मतलब कि बेसिकली वो क्या है, लैब टेक्नीशियन के बराबर उसमें सैलरी मिलती है। लेकिन जो न्यू मेडिकल कॉलेज है ना, वहां के अगर आप क्या देखेंगे, न्यू मेडिकल कॉलेज में आप असिस्टेंट देखेंगे ना, तो असिस्टेंट वालों की वहां पे आपको 19,500 रुपए के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओल्ड वाले में आपको 2800 ग्रेड पे दिखने वाला है, मतलब कि जो लैब टेक्नीशियन उसके बराबर सैलरी देखने के लिए मिलती है। और ओल्ड वाले में सिर्फ एक ही जगह पोस्ट आई है, जो कि एनएसयू मेडिकल कॉलेज है। और मैंने सब जगह लैब असिस्टेंट में इसलिए पहले ही ऊपर प्रेफरेंस में रखा हुआ है इसको। बाकी अगर न्यू मेडिकल कॉलेज की बात है, तो न्यू मेडिकल कॉलेज में आप 19,500 के साथ में टीए के नाम से पोस्ट देखते हैं। ठीक है, ओल्ड वाले में क्या देखते हैं, लैब असिस्टेंट के नाम से पोस्ट देखते हैं, और जो न्यू मेडिकल कॉलेज है उसमें क्या है, टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से वही पोस्ट देख रहे हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंट वाले में क्या है, 19,500 रुपए सैलरी है, 28, और जो हमारे ओल्ड वाले मेडिकल कॉलेज में 28,000 सैलरी है। अब फटाफट अब ओवरऑल ऊपर ऊपर की चीजें मैंने बता दी है आपको। अब प्रेफरेंस किस हिसाब से दे देना चाहिए आपको, वो चीज आप जरूर ध्यान रखें। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि दो तीन चीजों पे डिपेंड करेगा आपका प्रेफरेंस देना, कि आप किस प्रकार से प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं। तो आप इतना तो समझ गए हो कि आपको मेडिकल कॉलेज में नौकरी करने का मन है, कि अब आपको संचालय में करने का मन है, वो चीजें हैं। अगर आप चाहें तो डेट है, भी टाइम है, आप थोड़ा सा रुक जाए 1-2 दिन और मेरे से अगर पूछना चाहते हैं तो और डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। चलिए, तो कोडिंग में पूरी लिखूंगा नहीं, एक्चुअल में टाइम बहुत लगेगा, मुझे ऑफिस भी जाना है। लेकिन होगा क्या कि मैं कोडिंग आपको लिख के डाल दूंगा, हमारे ग्रुप में डाल दूंगा, या फिर उस वाले सेक्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से कोडिंग देख लीजिएगा। देखिए, एक चीज लिखा हुआ है, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस सिटी के हिसाब से, मनी और नीड के हिसाब से रखना है आपको। इसके अलावा मैं अभी आपको शॉर्ट में समझा दूंगा कि ऐसा है क्या। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपको ऊपर ही रखनी है लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक्नीशियन की पोस्ट ही आपको ऊपर रखनी है। उसका एक फटाफट बेनिफिट सुन लीजिए क्या है, कि अब लास्ट टाइम अभी कुछ दिन पहले स्ट्राइक भी हुई थी, इसके अलावा भी स्ट्राइक होती रहेगी। तो होगा क्या कि पहली बात तो मैंने आपको क्लियर कट शब्दों में समझा दिया कि जो पुराना ओल्ड मेडिकल कॉलेज है, एनएसयू मेडिकल कॉलेज से, वहां पे पोस्ट आई है लैब असिस्टेंट की। और वहां की पोस्ट में क्या हुआ है कि 28,000, मतलब टेक्नीशियन के बराबर सैलरी मिलने वाली है। आप डेट पे तो छोड़िए, आप इतना ध्यान रखें कि वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कि सिर्फ एक ही पोस्ट आई है लैब असिस्टेंट की, और वो भी किसके हिसाब से है, टेक्नीशियन के बराबर है। ठीक है, बाकी जितने भी जगह की लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, लैब असिस्टेंट की पोस्ट में 19,500 के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है, जो कि क्या रहेगी, कम रहेगी किसी भी टेक्नीशियन के मुकाबले। इसलिए आपको टेक्नीशियन वाली पोस्टों को ऊपर ही रखना है। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, कि टेक्नीशियन वाली पोस्ट को हम ऊपर ही रखें। ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें अपने, कि टेक्नीशियन वाली पोस्टों को ऊपर रखना है। और इसीलिए किसी भी कारणवश आप क्या करेंगे, लैब असिस्टेंट को ऊपर नहीं रखेंगे, लैब टेक्नीशियंस को ही ऊपर रखेंगे आप। और उसके बाद में क्या करना है हमें, दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। प्रेफरेंस देते वक्त मैंने कुछ अपने प्रयास देखिए, क्या सबके प्रेफरेंस ऑर्डर अलग अलग हो सकते हैं। मैंने जो बनाया वो किसके बेसिस पे बनाया है, पहली चीज तो मैंने बनाया कि मैं जबलपुर में हूँ और मैं कहाँ कहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। मैं उसके हिसाब से बनाया कि अगर मैं जबलपुर में हूँ तो पहले मेरे को क्या चाहिए, संचनालय चाहिए। क्यों, मेरे को डीएचएस पसंद है, तो मैं डीएचएस को लूंगा। डीएचएस में मेरे को है, कहीं भी सिलेक्शन मिलेगा तो मैं घूम फिर के, आज नहीं तो 5 साल के बाद भी ट्रांसफर करा के जबलपुर आ सकता हूँ, इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। बाकी मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा मुश्किल होता है, हालांकि जबलपुर में एनएससी भी मेडिकल कॉलेज भी है। तो फिर मैं क्या करूंगा कि जबलपुर का हूं मैं, तो क्या करूंगा, संचनालय के बाद रखूंगा मेडिकल कॉलेज। क्यों, क्योंकि मेडिकल कॉलेज मेरे घर के पास में है, तो अगर मुझे संचनालय नहीं मिलता है तो फिर मेडिकल कॉलेज में मैं ज्वाइनिंग कर लूंगा। तो आप समझ जाएं कि संचनालय वाली जो सबसे ज्यादा पोस्ट है, वो मैक्सिमम जगह पे मैंने क्या है, नंबर 1 पे रखी है। कोडिंग में बना के डाल दूंगा, बना ही रखी है मेरे पास एक्चुअली में, पर थोड़ा रफ सा बना है, तो उसको अच्छे से बना के डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो कोडिंग में मैंने क्या किया है, 32 नंबर का कोड है, जो कि ये संचनालय का, जो कि मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर में सबसे नंबर 1 पे रखा हुआ है अपने। और इसके अलावा बात करूं मैं, तो आपको दो तीन चीजें बहुत अच्छे से समझा देना चाहूंगा, और आप समझ जाएं कि हो क्या रहा है, कि आपके गिनी चुनी आपको जगह पोस्ट देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि मान लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, विदिशा मेडिकल कॉलेज एक प्रकार का, तो मैंने आपको मेडिकल कॉलेज के प्रॉफिट और लॉस बता दिए हैं। एनएससीबी मेडिकल कॉलेज एक तरीके का, वो भी मैंने आपको प्रॉफिट लॉस बता दिए हैं।
इसके अलावा ग्वालियर जो है, ग्वालियर में आप देखेंगे तो ग्वालियर में किसी भी प्रकार की सीट आप लोगों के लिए नहीं है। जो फ्रेशर है उनके लिए सीट्स नहीं देखने के लिए मिलेगी लैब टेक्नीशियन के आपको। और फ्रेशर में आपको केवल क्या है, उसमें लैब असिस्टेंट की पोस्ट देखने के लिए मिलेगी, वो फीमेल कैटेगरी को एक पोस्ट देखने के लिए मिलती है। अदरवाइज क्या है, संविदा वाली पोस्ट आपको देखने के लिए मिलने वाली है उसमें। और इसके अलावा बताऊं, दतिया में बहुत ज्यादा पोस्ट है आपके लिए। और दतिया की पोस्टों में भी आप देखेंगे तो टेक्नीशियन का तो ठीक है, सेम ग्रेड पे है, असिस्टेंट में 19,500 वाला ग्रेड पे है। तो मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ आपको कि टेक्नीशियन की सैलरी में डिफरेंस है, असिस्टेंट के में कम मिलने वाली है। तो ये गलती मत करें कि एग्जाम भी निकाले, ज्यादा नंबर भी आ जाए और आपको असिस्टेंट मिल जाए। क्योंकि आप लोग जो सुन रहे होंगे, आप किसी दोस्त भाई का चॉइस फिलिंग करवा रहे हैं, चॉइस फिलिंग जो करवा रहे हैं वो उनने चॉइस फिलिंग ऐसे नहीं करवाई। अगर उनने प्रेफरेंस में मेडिकल कॉलेज पहले रखा है तो मेडिकल कॉलेज में उनको भेज दिया गया है। जो संचनालय जिनने पहले रखा उनको संचनालय में भेज दिया गया, उसके बाद उनसे चॉइस फिलिंग करवाई जा रही है। मतलब कि जिस ऑर्डर में आप फॉर्म भरेंगे उसी ऑर्डर में आपको वहां पे अगर नंबर अच्छे रहेंगे तो सिलेक्शन मिलेगा। अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, जैसे कि सर मेरे थे, तो संचनालय मैंने नंबर 1 पे रखा, तो मेरे को संचनालय की सीट मिली थी, ना कि मेडिकल कॉलेज की सीट मिली थी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे नौकरी ज्यादा करने के उत्सुक हैं, आपके घर किस प्रकार से, आपके किस सिटी में रह रहे हैं आप। मान लीजिए भोपाल में रह रहे हैं तो भोपाल में कई ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो फटाफट 2-3 चीजें और समझेंगे हम। कि एक तो पहली बात, संचनालय से आप समझ गए कि भोपाल संचनालय मतलब एमपी में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। अभी वो सीटें क्लियर नहीं है कि कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी, लेकिन उसका एक बेनिफिट मिलेगा कि ट्रांसफर आप करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज आप समझ लें, हाँ ये चीज जरूर कर सकते हैं, जैसे कि एससी कैटेगरी की केवल 2 सीटें हैं कहीं ना कहीं, तो 2 सीटें तो हो सकता है कहीं इधर उधर फेंक दिया जाए आपको। तो होगा क्या कि उसमें आप ये कर सकते हैं संचनालय वाली वहां पोस्ट पे, फिलहाल के तौर पे, कि आपके अगर घर के पास कोई मेडिकल कॉलेज है तो मेडिकल कॉलेज ले ले, घर के घर पे रहेंगे। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि घर पे रहना और सैलरी बराबर मिलना। तो पहली प्रायोरिटी और घर पे रहने के हिसाब से मैंने संचालय क्योंकि मेडिकल कॉलेज भी था, संचालय भी था, इस हिसाब से आप भी अपना सोच सकते हैं। अब दूसरी बात आप ध्यान लें, एक चीज आपको मिलेगी, भोपाल गैस राहत एसडी वाला एक आपको मिलने वाली सीटें मिलने वाली। तो वो उससे क्या है, सिर्फ भोपाल में ही पोस्टिंग मिलेगी आपको, भोपाल से आप ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। इसके अलावा एक जेल जेल मुख्यालय भोपाल है हमारा, तो जेल मुख्यालय भोपाल में केवल आपको जेल में ही केवल वहां पे ज्वाइनिंग मिलेगी बेसिकली। उसमें भी ट्रांसफर करा पाना बहुत मुश्किल होगा मेरे ख्याल से, शायद मिलने को मिल भी जाए लेकिन बहुत मुश्किल रहेगा कि वहां से ट्रांसफर मिल पाए। अभी तक हमने उस प्रकार के ट्रांसफर नहीं सुने कि जेल मुख्यालय वाले ट्रांसफर अपने यहाँ पे हुए हैं। सैलरी सबकी एक बराबर है, ठीक है, इतना समझ लें। इसके अलावा क्या खंडवा मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी है, तो खंडवा मेडिकल कॉलेज में आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो खंडवा मेडिकल कॉलेज भी आपको कहाँ पड़ता है, मेरे घर के हिसाब से काफी दूर पड़ रहा है, एनएसी भी पास में है। तो बाकी सारे मेडिकल कॉलेज हैं, सिर्फ 2-3 चीजें का याद रखना है आपको। एक भोपाल भोपाल गैस राहत स्ट्रेटजी वाला है हमारा, जो कि भोपाल में पोस्टिंग मिलेगी। एक भोपाल जेल मुख्यालय जो कि भोपाल में आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो मेडिकल कॉलेजेस में वहीं के वहीं पोस्टिंग मिलती है, संचनालय में आपको पूरे एमपी में कहीं भी मिल जाएगी। और भोपाल जेल वाले में आपको जेल वाले में ही मिलने वाली है आपको पोस्टिंग। और इसके अलावा जो गैस राहत है उसमें भी आपको भोपाल में मिलने वाली है। तो होगा क्या कि ओवरऑल आप इतना समझ लें कि ट्रांसफर कराने में थोड़ा सा मुश्किल होता है मेडिकल कॉलेज में, और म्यूचुअल ट्रांसफर होंगे, आप अपनी कैटेगरी वाले बंदे को ढूंढना पड़ेगा तभी ट्रांसफर हो पाएगा। तो अगर आप शुरू से ही संचालय लेके चलेंगे तो भी आपको ट्रांसफर कराने में थोड़ा तो पैसा लगेगा ही, बट ये है कि ट्रांसफर थोड़ा सा ईजी होता है कंपेरेटिवली टू मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में और मुश्किलें आती हैं अगर आपको म्यूचुअल नहीं मिल पा रहा है तो। फिर बहुत अच्छा जैक हो तो सब कुछ पॉसिबल है इंडिया में। अच्छा, अब एक चीज का और ध्यान रखना है, ये वाली बात जो मैं बता रहा हूँ वो विशेष का ध्यान रख लीजिए आप। होगा क्या कि हमें क्या दिया हुआ है, अभी मैंने क्या फॉर्म मैंने खुद तो भरा नहीं है और मैं भरूंगा भी नहीं। एक पोस्ट कोड है हमारा 32 नंबर, जो कि है संचनालय का, ठीक है, 32 नंबर का पोस्ट कोड है हमारा संचनालय का। तो 32 नंबर के पोस्ट कोड में ना हमें देखा जाए तो यूआर की भी सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की भी सीटें हैं, एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है। भले ही एससी की सीटें कम है लेकिन कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी की सीट आपको देखने के लिए मिल रही है। कोड नंबर क्या है, 32 है हमारा। अब आपको क्या कोड भरने पड़ते होंगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो इतनी बात समझ लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है कि आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपके पास क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो जो ये जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं, अनरिजर्व का व्यक्ति है, तो अनरिजर्व वाला क्या करेगा, अनरिजर्व वाला तो दिया कहीं भी भरे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ खास। तो अनरिजर्व वाला जो व्यक्ति रहेगा वो संचनालय, ऑब्वियस सी बात है, मेडिकल कॉलेज चाहिए संचनालय चाहिए, वो मैं बता दिया हूँ आपको, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भरेंगे तो आप ले लेंगे अनरिजर्व वाला व्यक्ति। लेकिन
जो बाकी की कैटेगरीज बिलोंग कर रही हैं उनके लिए उनको समस्या आ रही है कि हम अनरिजर्व भरेंगे कि नहीं भरेंगे। तो अनरिजर्व लोग भरेंगे, अनरिजर्व को क्या करेंगे, वो प्रेफरेंस में पहले रख लेंगे और उसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों को रख लेंगे। उससे होगा क्या कि उनको ना अनरिजर्व की भी सीटें देखने के लिए मिलेंगी कि मिलेंगी, और उसके अलावा आपको ईडब्ल्यूएस की सीटें भी देखने के लिए मिलने वाली है आपको। तो आप क्या करेंगे, अगर पर्टिकुलर ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 32 नंबर के कोड में हमारा अनरिजर्व भी है, 32 नंबर पे ईडब्ल्यूएस भी है। तो अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे 2 बार मांगा जाए तो आप 2 बार क्लिक करेंगे, एक बार 32 नंबर अनरिजर्व के लिए, एक बार 32 नंबर आप ईडब्ल्यूएस के लिए। क्योंकि आप कि अगर ज्यादा मार्क्स आएंगे तो आपको अनरिजर्व की भी सीट मिल जानी चाहिए और आपको ईडब्ल्यूएस की भी सीटें मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से जो दूसरी कैटेगरी एससी एसटी या ओबीसी, वो भी क्या करेंगे कि कोई भी ऐसे पोस्ट कोड है हमारे, इसके अलावा मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ आपको कि इसके अलावा हमारा, हाँ इसके अलावा हमारा एक एग्जांपल है भोपाल गैस राहत ट्रेजरी वाला, जो कि 11 नंबर कोड है उसका। तो भोपाल गैस राहत ट्रेजरी वाले का 11 नंबर कोड है हमारा, ठीक है। अब उसमें कैसी पोस्टें हमारी डिवाइडेड है, उसमें हमारी पोस्ट डिवाइड है, 4 है हमारी अनरिजर्व की। ईडब्ल्यूएस 0 है बेसिकली, एक एससी है, एक एसटी है, 2 ओबीसी है। तो ईडब्ल्यूएस नहीं है इसमें, लेकिन 4 है हमारी अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस 0, एक एससी, एक एसटी और एक ओबीसी की पोस्ट है हमारे पास जैसे। तो होगा क्या कि 11 नंबर का कोड है, तो अनरिजर्व तो लेनी ही लेनी है आपको पोस्ट। तो अगर आपको अलग अलग प्रेफरेंस मिल रहा है तो 11 नंबर एक बार डालेंगे आप अनरिजर्व के हिसाब से कि अनरिजर्व वाली भी आपको सीट चाहिए, और अगर आपसे दोबारा भी मांगा जा रहा है और मान लीजिए आप ओबीसी के हैं तो अनरिजर्व 11 नंबर ओबीसी वाला भी आप ऑप्शन चूज करेंगे। तो आपको अनरिजर्व वाली भी सीटें लेनी है और आपको ओबीसी की भी लेनी है, आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। अगर अगर 2 बार उसमें प्रेफरेंस मांगा जा रहा है मान लीजिए, तो आप एक बार क्या करेंगे, पहले आप अनरिजर्व वाला ले लेंगे कि अनरिजर्व वाली सीट चाहिए हमें। तो ज्यादा नंबर आते हैं तो अनरिजर्व की सीट मिलती है, अभी तक ऐसा ही इतिहास में होते आ रहा है। तो आप विशेष ध्यान रखेंगे कि अनरिजर्व वाली जो सीटें हैं, जिस भी जगह मेडिकल कॉलेज में आप या कहीं भी आप देख रहे हैं, संचनालय में चाहे आप देख रहे हैं भोपाल राहत गैस ट्रेजरी में, जो अनरिजर्व की सीटें हैं अनरिजर्व वाले को आप पहले प्रेफरेंस में रखेंगे कि पहले आपको अनरिजर्व वाली मिल जाए, उसके बाद आपको क्या मिले, आपकी कैटेगरी वाली सीट मिल जाए। उससे हुआ क्या कि दोनों ही सीटें आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप क्या करते हैं, इसका उल्टा कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपने क्या किया कि आपने 11 नंबर का अनरिजर्व बाद में रखा हुआ है, ओबीसी वाला पहले रखा हुआ है। तो होगा क्या कि अनरिजर्व वाली आपने क्या प्रेफरेंस में रखा, नहीं तो जिन्होंने रखा हुआ ना उनको पहले प्राथमिकता के साथ सीटें मिल सकती हैं वाली। और हालांकि थोड़ा बहुत परिवर्तन हमेशा ही आता है। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये चीज विशेषकर ध्यान रखनी है कि अगर 2 बार आपसे कोड मांगा जा रहा है, अगर एक ही बार मांगा जा रहा है तो कोई बात नहीं है, 32 नंबर का कोड डालेंगे तो ऑलरेडी आप अनरिजर्व के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए भी हो जाएंगे। तो 2 बार मांग रहे हैं तो आपको अनरिजर्व भी लेनी है, ईडब्ल्यूएस भी लेनी है साथ ही साथ में। इसके अलावा यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी। अब एक और बात इम्पोर्टेंट है जो रह गई है, बता दूं मैं आपको कि ये तो हो गया सब लैब टेक्नीशियन के हिसाब से हमारा, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लैब टेक्नीशियन को प्रेफरेंस में रखना, सैलरी ज्यादा हो सकता है भविष्य में और ग्रेड पे में डिफरेंस आ रहा है तो लैब टेक्नीशियन की सैलरी लैब असिस्टेंट से बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा सिर्फ आप एक ही कोड देख रहे हैं जो कि एनएससीबी मेडिकल कॉलेज का है। एनएससीबी मेडिकल कॉलेज में लैब असिस्टेंट की एक पोस्ट आई हुई है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी की है, ठीक है। 56 नंबर का कोड है। इसके साथ देखिए, एनएससीबी मेडिकल कॉलेज है, 56 नंबर का कोड है। यूअर कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी से एक पोस्ट आई है आपको। अब वो एक पोस्ट आई हुई है, और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप टेक्नीशियन के बाद इसको प्रेफरेंस देने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो सैलरी बनने वाली है वो किसके बराबर बनेगी, लैब असिस्टेंट वाली सैलरी ये बनेगी एलटी के बराबर। क्योंकि दोनों का जो ग्रेड पे है वो बराबर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो ओल्ड मेडिकल कॉलेज है वहां पे लैब असिस्टेंट नाम की जो पोस्ट आती है वो लैब टेक्नीशियन की सैलरी के बराबर होता है करंट सिचुएशन में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये करें कि लैब असिस्टेंट ये वाला लैब असिस्टेंट उठा के पहले डाल दें। क्यों नहीं डालना है, क्योंकि होगा क्या कि बाद में अगर सैलरी में ग्रेड पे में डिफरेंस आएगा, टेक्नीशियन की सैलरी से बढ़ाने का चल रहा है, टेक्नीशियन का ग्रेड पे बढ़ाने वाले हैं, तो अगर ग्रेड पे बढ़ा दिया जाएगा टेक्नीशियन का तो असिस्टेंट से आपकी सैलरी में डिफरेंस आने लगेगा कहीं ना कहीं, और फिर आपको हाथ दुख होगा कि यार हम, और पहली बात दूसरी ये भी चीज आती है, आपने टीएमएलटी किया बीएमएलटी किया तो टेक्नीशियन के लिए पढ़ रहे हैं ना, फिर आपसे क्या है कि हमेशा वो एक छोटा दाग बना रहता है, सैलरी बस से मतलब नहीं, छोटा सा दाग भी बना रहता है, बोलने के हो जाएगा कि आपके कोई मान लो कोई टेक्नीशियन पे आएगा तो कोई अप्रूव टाइप का वो मुझे बोल देगा कि मैं टेक्नीशियन, तू असिस्टेंट है तो ये काम कर। ऐसी समस्या भी आपको सुनने मिल सकती है। इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं तो टेक्नीशियन के लिए जाइए पहले, उसके बाद असिस्टेंट के लिए जाएंगे। और अटेंडर के लिए तो जाना ही नहीं चाहिए आपको, पर यह है कि फिर भी फॉर्म जरूर भरना चाहिए कि अटेंडर वाला भी फॉर्म भर दें आप। तो मैंने कुछ ऑर्डर बना दिए हैं इस प्रकार से, बहुत ही ज्यादा अभी किचपिच टाइप का है, मैं इसको एक थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेट बना के लिख के दे दूंगा।
इस प्रकार से मैंने बना दिए हैं। तो मैं मेरे ये खुद के प्रेफरेंस हैं, वो किसके बेसिस पे मैंने बनाए हुए हैं कि एक तो मैं जहाँ रह रहा हूँ सिटी के हिसाब से, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सैलरी के हिसाब से। सैलरी में जो चीजें जिसमें ज्यादा सैलरी है मैंने उसको प्रेफरेंस रखा है। और एक आधी जगह पे ऐसा किया है कि मैंने सैलरी को प्रेफरेंस ना देते हुए हमने किसको उठाया हुआ है, जो मेरी घर के पास प्लेस है उसके हिसाब से, ठीक है, वो मैंने लैब अटेंडेंट में बस उठाया हुआ है। अब दूसरी चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या याद रख लेंगे आप, ये बिल्कुल भी गलती नहीं करना है किसी भी स्टूडेंट को कि वो क्या करे कि जहाँ पे पोस्ट ज्यादा है उसको पहले भरे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पोस्ट ज्यादा है, जैसे संचनाली की बहुत ज्यादा पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की भी मान लो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप वही भरें। क्यों नहीं भरेंगे ऐसा? क्योंकि आपको एक पोस्ट से मतलब होता है बस। अगर बाय दफे एक एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले लूं, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट के हिसाब से, चलिए यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूँ खंडवा मेडिकल कॉलेज की। तो खंडवा मेडिकल कॉलेज में 49 नंबर का कोड है और एक ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है जो कि ओपन से आई है, मतलब मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी पोस्ट में क्या करना है, ये वाली पोस्ट है बाय द वे, और आपके पास संचनालय की 117 पोस्ट है जिसमें फ्रेशर के लिए 55 पोस्ट मिलने वाली है। अब होगा क्या कि आप मान लीजिए 55 पोस्ट वहां मिल रही है, खंडवा में आपको एक पोस्ट मिल रही है, लेकिन अगर आप नंबर वन पे खंडवा भी रखेंगे ना तो कोई नुकसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर नंबर वन पे खंडवा रखा आपने और आपकी रैंकिंग नंबर वन रैंक नहीं है, और मान लीजिए क्या है कि आपसे ज्यादा नंबर वाले व्यक्ति ने नंबर वन पे क्या रखा हुआ है, खंडवा रखा हुआ है, तो क्या होगा, उसको पहले खंडवा की मेडिकल कॉलेज वाली जो सीट है वो मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई सीट नहीं मिलेगी। फिर आपका जो दूसरे नंबर पे आपने रखा हुआ है, आपने मान लीजिए दूसरे नंबर पे रखा हुआ संचनालय रखा हुआ है, संचनालय में कितनी 55 सीटें हैं, तो फिर आपको संचनालय वाली सीट मिलने लगेगी। इसलिए जहां सीट ज्यादा है उसी को पहले रखना है, ये किसी प्रकार का तथ्य नहीं है। जहां पे सीटें कम है वो भी आप पहले रख सकते हैं, और आपकी चॉइस किस पे डिपेंड करेगी। मेरा सबसे मेन मोटो क्या है कि आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि सैलरी आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि टेक्नीशियन वाली सैलरी ज्यादा रहेगी तो टेक्नीशियंस को आप प्रेफरेंस में रखें। इसके अलावा किस एरिया को बिलोंग करना है, जैसे जबलपुर या साइड के एरिया वाले लोग दतिया नहीं जाना चाहते हैं, दतिया उनको पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि वो कई लोग गए हैं वेरिफिकेशन कराने तो उतना अच्छा नहीं लगा है। पर दतिया के जो स्टूडेंट्स होंगे दतिया साइड के, तो उनको तो दतिया अच्छा लग रहा होगा ना, तो दतिया को पहले रख सकते हैं। वही चीज मैंने क्या करी, पहले नहीं रखी अपने लिए, क्योंकि हम इस साइड के हैं और हमें हमारे मैं कभी नहीं गया हूँ, लेकिन जैसा मेरे को बोला गया तो मैं दतिया को साफ सुथरा डेवलप नहीं कहने की बात है। तो दतिया के स्टूडेंट्स को दतिया अच्छा लगेगा, यहाँ वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ अच्छा लगेगा। तो प्रेफरेंस आप किसके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बनाएंगे, एक तो अपना बनाने की सैलरी के हिसाब से आपको इम्पोर्टेंट है, ऊपर से टेक्नीशियन आपको रखना है। ऊपर टेक्नीशियन के बाद जब असिस्टेंट की आप पोस्ट रखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप रखेंगे किसको, लैब असिस्टेंट में 56 नंबर की पोस्ट को, जो कि यूआर कैटेगरी की रहेगी, और अनरिजर्व कैटेगरी की जो कि एक ही पोस्ट है, लेकिन अगर वो मिलती है तो क्या रहेगा, सैलरी बहुत ज्यादा है उसमें, ये एक बेनिफिट है। तो ये सब चीजें छोटी मोटी है जो आपको ध्यान रखना है, और सैलरी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, तो इसलिए आप ऐसा रखें। अटेंडर वाली में भी क्या है कि अटेंडर वाली में 4 जगह पोस्टिंग है, और सैलरी के हिसाब से तो आप अपने पास से जैसे मैं बना के तो डाल दूंगा, हालांकि तो आप अपनी कैटेगरीज का चेक कर लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप चाहे तो खुद से भी चेक बना सकते हैं। तो मैंने ऐसा टाइप का बनाया हुआ है, जैसे मैंने क्या किया, पोस्ट कोड ऐसे लिख लिए हुए हैं, ठीक है। तो पोस्ट कोड मैंने लिख दिए हैं कि लैब टेक्नीशियन के, तो मेरे को कौन कौन सी पोस्ट कोड मैंने पहले रखे हुए हैं, फिर लैब असिस्टेंट के रखे हुए हैं, फिर लैब टेक्नीशियन का सॉरी लैब टेक्नीशियन रखा है, असिस्टेंट रखा है, फिर लैब अटेंडेंट की रखी हुई है। तो मेल के लिए और फीमेल के लिए थोड़ा बहुत डिफरेंस है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए कुछ इस प्रकार से, चाहे तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाना तो मेरे वाले उससे भी देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि ऐसे मेडिकल कॉलेज संचनालय लिखा हुआ है, संचनालय में 32 पोस्ट है, 7 अनरिजर्व की, तो ओबीसी की 2 पोस्ट है, 3 पोस्ट है, फीमेल की 2 है, एक संविदा की पोस्ट है। इसके अलावा बाजू में 117 पोस्ट लिखी, तो 117 पोस्टों में छोटा छोटा लिखा हुआ, मैं बता दे रहा हूँ, 117 पोस्ट लिखी तो 55 फ्रेशर मेल की है या ओपन है आप बोल सकते हैं, 27 जो है वो फीमेल के लिए है। इसके अलावा जो 15 पोस्ट है वो मेल संविदा वालों के लिए, 8 जो है वो फीमेल के संविदा वालों के लिए है। तो इस प्रकार से क्या है, आप उसको चाहें तो सिर्फ अपनी कैटेगरी के लिए, मैं तो सबके लिए लिख रहा था तो बहुत टाइम लग गया, इस वजह से क्या है मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो आप अपने लिए पर्टिकुलरली बस बना सकते हैं, आपके अपने ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपकी जिस सिटी में रह रहे हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं, आप मेडिकल कॉलेज में नौकरी करना चाहते हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, या संचालय में आप सीएससी पीएससी सिविल अस्पताल या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में काम करके खुश हैं, वो डिपेंड करता है। मेडिकल कॉलेज में नाइट आइट लगने की भी अब इशू रहते हैं, संचालय वाली जो है अभी तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी कई जगहों पे नहीं लग रहा है मेरी जगह पे, और बाकी सीएससी पीएससी पे और सिविल में तो अभी तक बहुत ही कम जगहों पे ऐसा है कि नाइट ड्यूटी लगती है, तो नाइट इवनिंग की समस्या नहीं रहती है। थोड़ा डीएचएस में डीएमए में क्या है कि नाइट नाइट ड्यूटी की भी समस्या रहेगी, खासतौर पर फीमेल कैंडिडेट्स ध्यान रखें कि
कि अगर वो नाइट ड्यूटी नहीं कर सकती है तो उनके लिए भी एक समस्या बन सकती है आगे जाके। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से मैंने सब समझा दिया है। अगर आप चाहें इसमें से इसके बाद भी आपको कुछ डाउट रहेंगे तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ क्या रहेगा कि अगर रुकना रुकना चाहेंगे आप एक आध दिन, तो मैं और इसको डिस्क्रिप्शन में और अच्छे से बना दूंगा आप लोग के लिए वीडियो, खासतौर पे सिर्फ मेरे स्टूडेंट जो है उनके लिए यहाँ चल रही है, आप क्योंकि मेरे ऐप से आप पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें आप देख पाएंगे। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ ऑफिस। बाय दोस्तों, मिलते हैं क्लास में।